यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखेंगे क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली चीज़, सबसे पहले हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो लागू करी गई। ठीक है, ईयर ऑफ डिप्रेशन आया जर्मनी के अंदर, कई सारी चीज़ें उन्हें देनी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ जो एक्सपेंस जो था वॉर का, उसके फॉर्म में देनी पड़ी। ठीक है, रीज़न सब ने पूरे वर्ल्ड ने ठहरा दिया जर्मनी को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी रीज़न भी यही था, और उसके बाद जो चेंजेस आए वो भी इन्हीं के ऊपर लागू होंगे। मीन्स ये भी जो इन्होंने कॉन्कर करी थी टेरिटरीज वो भी देंगे, और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी, मीन्स जैसे कोल का हमने देखा था, गोल्ड माइंस का देखा था, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो इनको एज अ कंपेंसेशन ऑफ द वॉर देना पड़ेगा। अब जो वाइमर रिपब्लिक था उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आई। किस तरीके से वाइमर रिपब्लिक था, क्या ये रिपब्लिक बनाया गया किस लिए, कि भाई अब क्या है, जर्मनी में डेमोक्रेसी चलेगी। ठीक है, तो जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इंटरनल डिफेक्ट्स व्हिच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। भाई वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो स्टेबिलिटी नहीं थी पहली बात तो उसमें। ठीक है, कुछ इंटरनल इश्यूज थे, इंटरनली लोगों में आपसी मतभेद थे, मीन्स डिसीजन जो थे उस पर सारे लोग सहमत नहीं होते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, कंडीशंस वल्नरेबल होगी, वर्स्ट हो गई, और डिक्टेटरशिप को लीड करने लग गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ मेजोरिटी फॉर वन सिंगल पार्टी ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी वजह से एक मेजोरिटी मिली नहीं किसी भी सिंगल पार्टी को। जैसे जो भी पार्टी हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इलेक्शंस होते हैं तो मेजोरिटी मिलती है पार्टी को, और वो क्या आती है, पावर में आती है। और वही चीज़ यहाँ पे हुई, अनस्टेबिलिटी थी वाइमर रिपब्लिक में। इसकी वजह से जो मेजोरिटी थी वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल रही थी, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। मोreover, Article 48 gave the President the powers to impose emergency, suspend civil right and rule by decree। जो आर्टिकल 48 था इनके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने प्रेसिडेंट को राइट्स दिए थे या पावर दिया था किस चीज को इम्पोज करने के लिए, एमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए, और सिविल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए, और खुद रूल करने के लिए। अब ये एमरजेंसी है क्या, एमरजेंसी क्या होता है बेटे, जैसे किसी भी आपातकाल, आपातकाल हम कहते हैं एमरजेंसी को हिंदी में, तो कोई भी चीज़ इम्पोज कर देना, मीन्स जैसे कुछ चेंजेस करने हैं सोसाइटी के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस कंट्री में जो भी चेंजेस करने हैं वो उस प्रेसिडेंट को दे दे हाथ में पावर सारी। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न कुछ भी इम्पोज करा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आएगी। और जो सिविल राइट्स थे लोगों के वहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए, हटा दिए गए। द वेमर रिपब्लिक फेस 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इन 14 ईयर्स, ईच लास्टिंग फॉर एन एवरेज 239 डेज। भाई वाइमर रिपब्लिक में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बने 14 साल के अंदर, और हर कैबिनेट भाई एवरेज जो लगाया गया यहाँ पे 239 डेज के लिए ही रह पाया, मतलब एक साल भी पूरा नहीं। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच डिड नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशंस। अब इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। मीन्स कोई कॉन्फिडेंस नहीं था गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस नहीं था इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और क्यों नहीं था, क्योंकि भाई ये इनके जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, जो भी इश्यूज थे वो रिजोल्यूशन इनको नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से भाई एंट्री होती है हिटलर की। किसकी, हिटलर की एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हिटलर की एंट्री क्यों हुई, उसका रीज़न क्या है। वाइमर रिपब्लिक का जो डिमोलिशन होना वो एक सबसे बड़ा रीज़न था जो डिक्टेटरशिप को लीड कर रहा था। और हिटलर था क्या, डिक्टेटर था एक, आपको पता है। हिटलर बॉर्न कब पैदा हुआ था, 1889 में ऑस्ट्रिया में। अब जब इसकी बर्थ हुई थी उस समय क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो थी, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में तो पहले से मोनार्की सिस्टम था। तो जब ये हिटलर का राइज हुआ उस समय सोशो इकोनॉमिक या जो पॉलिटिकल कंडीशन थी जर्मनी की, उसी ने इसको हिटलर को एक जन्म दिया, राइज दिया पावर का। ठीक है, कैसे दिया वो आपको आगे पता लगेगा। आफ्टर वर्साइलेस ट्रीटी हिटलर जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919 विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो, जब हिटलर ने वर्साइलेस ट्रीटी हुई थी, वर्साइलेस ट्रीटी में क्या था आपको पता है। वर्साइलेस ट्रीटी में क्या था, 75% इनको अपना आयरन देना है,
26% अपना कोल देना है किसको, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया को। 6 बिलियन यूरो इनको एज अ कंपनसेशन पे करना है। तो ये सारी चीजें थी इस पीस ट्रीटी में। तब इसने क्या किया था, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया था 1919 में, जो दोबारा रीनेम कर दी गई नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। वर्कर्स पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी थी 1919 में, और जिसको फर्दर रीनेम कर दिया गया बाद में एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इट वॉज लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको बाद में अभी भी हम इसको किस पार्टी से जानते हैं, नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, for which he marched to Berlin and captured power. भाई इसने हिटलर ने 1923 में इसने प्लान किया कि हम बवेरिया पे कंट्रोल पाना है, सीज करना है उसके कंट्रोल को, मींस अपने अंडर लाना है। तो उसके लिए इसने मार्चिंग करी बर्लिन से, और कैप्चर करने के लिए किसको, उस पावर को, उस बवेरिया की कंट्रोल को कैप्चर करने के लिए इसने मार्च किया बर्लिन तक। However, he was arrested, imprisoned for treason. अब ट्रेजन है क्या, ये एक क्राइम है किसी को, जैसे कोई भी आप अपनी कंट्री को डैमेज पहुंचाते हो या आप कारण हो उस डैमेज को पहुंचाने के, तो वो ट्रेजन है जिसकी वजह से आपको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, और बाद में उसको रिलीज कर दिया गया। इम्प्रिजन फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। अरेस्ट तो करा, ठीक है, रीजन क्या था उसका, क्योंकि ये डैमेज पहुंचा रहा था या एक कारण था कंट्री को डैमेज पहुंचाने का, उसकी वजह से इसको जेल में डाला गया, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी 1929, नाजी प्रोपेगेंडा गेव होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर इन द जर्मन पीपल। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जो वाइमर रिपब्लिक के टाइम पे जो अनस्टेबिलिटी थी 1929 में, को नाजी को एक प्रोपेगेंडा मिल गया, नाजी पार्टी को एक प्रोपेगेंडा मिल गया, और जर्मन पीपल को एक होप, एक आशा मिली कि भाई जो जर्मन पीपल है उनका एक बेटर फ्यूचर रहेगा आगे। In 1928, the Nazi party got 2.6% votes in the election to Reichstag, the German parliament, but by 1932, it had become the largest party with 37% vote. देखो भाई 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले जो रेस्टैग में इलेक्शन हुए थे जर्मन पार्लियामेंट में, लेकिन 1932 में ये एक एज अ लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म हुई जिसको 37% वोट मिले लोगों के। 1928 में क्या हुआ, 2.6% ही वोट मिले थे। फिर 1932 में एक बड़ी पार्टी के फॉर्म में हमें दिखी, बन गई, और इसको 37% वोट्स मिले, ठीक है। अब प्रोमिसेस क्या करे थे हिटलर ने, प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर। हिटलर ने भाई अब पावर में आने से पहले सब प्रॉमिस करते हैं ना, हाँ भाई मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, ठीक है। तो वही प्रोमिसेस क्या करे थे हिटलर ने। हिटलर देखो एक पावरफुल स्पीकर था, इसकी स्पीच काफी पैशनेट होती थी और इंस्पायरिंग होती थी, प्रॉमिसिंग होती थी जर्मन पीपल के लिए। प्रोमिसेस क्या क्या करे इसने हिटलर ने। He promised to build a strong nation undo the injustice to the of the Versailles Treaty. इसने क्या बोला कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेशन को डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, और जो वर्साइलिस ट्रीटी में अनजस्टिस हुआ था या जो इनजस्टिस हुआ था उसको हम खत्म करेंगे। Restore the dignity of the German people and create opportunities for unemployed people. इसने क्या बोला कि भाई जो डिग्निटी है जर्मन पीपल की वो हम वापस लौटाएंगे लोगों को, और जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं या जो जिनके पास काम नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ये भी इसके एक प्रॉमिस का हिस्सा था। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसने क्या प्रॉमिस किया कि एम्प्लॉयमेंट देगा और जो यूथ का फ्यूचर है उसको सिक्योर करेगा। हमने क्या देखा था इससे पहले, हिटलर के आने से पहले क्या था, यूथ बैठ के कार्ड्स खेल रहा था फुटपाथ पे बैठ के, मीन्स मैक्सिमम यूथ यही कर रहा था, जॉबलेस था, जो अनएम्प्लॉयड था वो पर्सन यही कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि भाई मैं सबको एम्प्लॉयमेंट दूंगा और सबका फ्यूचर सिक्योर करूंगा, यूथ का फ्यूचर सिक्योर करूंगा। He promised to remove foreign influences and to resist all foreign conspiracies against Germany. इसने क्या बोला कि भाई जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैं रिमूव करूंगा, मीन्स जो अमेरिका की आर्मी यहाँ पे थी आ रखी थी उसको हटाऊंगा मैं, क्या कहते हैं, और जो फॉरेन कंस्पिरेसी थी, जो और जो पड़ोसी देश हैं या जो उसके जर्मनी के बाहर के देश हैं उनसे जो भी कॉन्स्पिरेसी है उसको भी रिजॉल्व करूंगा मैं। तो ये प्रोमिसेस थे उसके।
अब हिटलर का जो नया स्टाइल था पॉलिटिक्स का वो क्या था? द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर एवरी स्पीच वर new developments at the time of Hitler. Nazi propaganda regarded Hitler as Messiah, a savior who had arrived to help German people in the time of economic and political crisis. अब हिटलर के टाइम पे क्या हुआ? हिटलर ने जब पॉलिटिक्स में आया, मीन्स जब उस पावर में आया हिटलर, जो नाजी पार्टी आई पावर में जब, तो उसने भाई झंडे बनवाए, जो बैनर्स बनवाए रेड कलर के, और जो स्वास्तिक होता है हमारे यहाँ जो स्वास्तिक बनता है वो स्वास्तिक बनवाया, उसमें नाजी का सैल्यूट भी होता था उसमें, ठीक है। और हर इसकी स्पीच के बाद एक यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली कि भाई अप्लॉज बहुत करते थे लोग इसको प्रेज बहुत करते थे, ठीक है। और जो नाजी का प्रोपेगेंडा था वो कुछ इस तरीके से था कि भाई कुछ इस तरीके से था कि लोग उसको मसीहा मानने लग गए, एक क्या कहते हैं सेवियर मानने लग गए, क्योंकि वो वहाँ पे आया किस लिए था, उसका प्रोपेगेंडा क्या था कि भाई जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस था उसको रिजॉल्व करूंगा मैं, और उस टाइम पे वो लोगों के साथ, अपने लोग जर्मनी के लोगों के साथ खड़ा था वहाँ पे, इसलिए उसको मसीहा माना गया उस टाइम पे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रही है, मीन्स हिटलर के आने से एक चीज यहाँ पे हुई, डिक्टेटरशिप लागू हो गई, और जो डेमोक्रेसी थी मीन्स जो वोटिंग वाला सिस्टम था, पावर थी लोगों के पास हटाने की लीडर को, वो सारी चीजें हट गई, ठीक है। On 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship to Hitler. जो प्रेसिडेंट था हिंडनबर्ग का, उसने क्या किया, हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी। इट वॉज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर आफ्टर गेनिंग पावर। भाई पावर आने के बाद जो हाईएस्ट पोजीशन थी वो चांसलर की थी, तो हिटलर क्या बन गया, चांसलर बन गया भाई। आफ्टर एक्वायरिंग द पावर, हिटलर स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब जब वो पावर में आया तो उसने अपना असली रंग दिखाना चालू करा, और जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर था डेमोक्रेसी का उसको डिमोलिश करना स्टार्ट करा, उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा। जब हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया, चांसलर बन गया, उसने सारी चीजें करी। आफ्टर एक्वायरिंग द पावर, ये सारी चीजें हो गई। A mysterious fire broke out in the German parliament in February and it gave an opportunity to Hitler to assume all his powers. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक फायर ब्रोक हुआ जर्मन पार्लियामेंट में फरवरी में, और उसने अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई वो सारी पावर को क्या कर ले, एज्यूम कर ले अपने अंडर। A final decree was announced, a fire decree was announced on, मीन्स एक तरीके का इमरजेंसी अनाउंस किया गया फरवरी 1993 में, 28 फरवरी 1993 में, जिस डिग्री के अंदर क्या सिविल राइट्स वर गारंटेड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन वर सस्पेंडेड, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। भाई यहाँ पे सबसे बड़ा इसने जो चेंज करा यहाँ पे इस इमरजेंसी के दौरान, जो फरवरी 1933 20 फरवरी 1933 में हुआ, उसमें इसने क्या बोला कि भाई जो वेमर रिपब्लिक, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे पहले जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसको तो डिमोलिश कर ही रहा था, डिस्टर्ब कर ही रहा था। उसके साथ साथ इसने क्या किया, भाई जो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच था, प्रेस थी, मीडिया थी, असेंबली थी, उसको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया इसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। पहले क्या बोला कि भाई मैं सारी चीजें करूंगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं कर रहा हुआ, ठीक है, आपने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, लेकिन फिर फर्दर आप ही लोगों को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, फिर लोग आपसे ही परेशान हो जाएंगे ना, है कि नहीं। ओके, एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का एलिमिनेशन करा यहाँ पे। द कम्युनिस्ट वर द मेन एनिमीज ऑफ हिटलर। जो कम्युनिस्ट थे वो मेन एनिमीज थे हिटलर के। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट्स वर सेंट टू न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स। जो नए नए इकोनॉमिक्स थे, कम्युनिस्ट थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या था, एक ऐसा कैंप जहाँ पे पीपल को आइसोलेट कर दिया जाता था, डिटेन कर दिया जाता था, जब तक कानूनी कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती थी। कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसा कैंप था जहाँ पे लोगों को बंदी बना लिया जाता था, डिटेन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी चीजें हैं, जो भी कंसंट्रेशन कैंप है वहां पे वो बंदा रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक जो प्रोसेस है पूरा कानून का, कानूनी कार्रवाई सारी खत्म नहीं होती तब तक। द सप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सिवियर इन हिटलर्स रिजाइन। जो कम्युनिस्ट के साथ दिक्कतें थी हिटलर के टाइम पे वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। जो चेंजेस आने चाहिए थे वो तो आए, लेकिन ये सारी दिक्कतें भी हो रही थी हिटलर के टाइम पे, ठीक है।
अब इसके बाद बात करें हम एनेबलिंग एक्ट की, कि एनेबलिंग एक्ट था क्या। एनेबलिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। ऑन 3rd March 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड which gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree। 1933 में जो एनेबलिंग एक्ट था, हिटलर को सारी पावर मिल गई थी, जो भी पार्लियामेंट की सारी पावर्स थी उसको साइडलाइन करने का, और जो भी रूल था वो अपनी चीजें लागू करने का। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जर्मनी में क्या हुआ, डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो ट्रेड यूनियंस थी एक्सेप्ट नाजी पार्टी को बैन कर दिया गया। जितनी भी पार्टीज थी, बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, नाजी पार्टी के अलावा सबको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है चेंज का इसके। जब हिटलर पावर में आए तो ये चीजें भी देखने को मिली। द नाजी स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो 3 पैरामीटर्स थे नाजी के टाइम पे, मीडिया हो गया, आर्मी हो गया, जुडिशरी हो गया, इस पे नाजी ने क्या करा, कंप्लीट कंट्रोल, अपना पूरा हक जमा लिया, यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बात करें। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर, द नाजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस Gestapo, the secret state police, the SS protection squads, criminal police and the security service। इसने कई सारी चीजें जो सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा जो नेसेसरी चीजें थी सिक्योरिटी को लेके, चाहे वो बिटवीन हो गया, जैसे स्टेट के अंदर पुलिस होती है, बॉर्डर्स पे आर्मी होती है, तो उस तरीके से इसने क्या किया, अलग अलग डिविजन्स पे ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स बना दिए, ये अलग अलग स्टाफ्स बना दिए इसने। ठीक है, जो क्रिमिनल से डील करेंगे, जो भी चीजें उनसे क्या होगी, उनकी डीलिंग होगी। ऑल दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस हैड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। इन सारी जो भी नई फोर्सेस थी जो ऑर्गेनाइज करी गई थी, जो नई फोर्सेस यहाँ पे इंडल्ज करी गई थी, बनाई गई थी, उनके पास अपनी अपनी क्या थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी। तो होता ना, बिना किसी वारंट के आप किसी को अरेस्ट करो, तो कुछ उस तरीके से। ठीक है, इट मेड द नाजी स्टेट एज द मोस्ट ड्रेडफुल क्रिमिनल स्टेट। वो एक तरीके से जो नाजी का स्टेट था उस समय, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा फियरफुल एक क्रिमिनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। पीपल वर डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर्स। गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर्स में उनको क्या कर डिटेन कर दिया जाता था लोगों को, जो भी क्राइम कर रहा है, जो भी अगेंस्ट जा रहा है नाजी के, जो भी चीजें हैं, छोटी सी छोटी चीज के लिए डिटेंशन यहाँ पे हो रहा था लोगों का। कंसंट्रेशन चेम्बर्स थे कम्युनिस्ट के लिए, और एक गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर्स भी बना दिए गए थे जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था लोगों को। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। जो मैंने आपको बताया, बिना वारंट के आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो, वो सारी चीजें भी हमें आपको देखने की मिली। कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, गेस्टापो टॉर्चर कैंप्स में, चेम्बर्स में डाल दिया जाता था, और कब तक होता था, जब तक पूरी कानूनी कार्रवाई खत्म नहीं होती। कम्युनिस्ट के साथ तो ये चीजें हुई थी, एलिमिनेशन कम्युनिस्ट का एक तरीके से कर ही दिया था पूरी तरीके से। तो ये एनेबलिंग एक्ट में ये सारी चीजें हुई। एनेबलिंग एक्ट कुछ नहीं था, सिंपल फायदा था किसका, नाजी का, हिटलर का, जो चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में भी ऐड करते जाइएगा साथ साथ ना। नोट्स में भी आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, अपने ऐड करनी है। पहले हमने क्या देखा कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वाइमार रिपब्लिक इंट्रोड्यूस हुआ, वर्साइलिस की ट्रीटी हुई, कई सारी चीजें जर्मनी के हाथ से गई। ठीक है, तो और जो वाइमार रिपब्लिक था उसमें क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो नाजी का राइज हुआ, हिटलर का राइज हुआ, सॉरी। तो एक नाजी पार्टी फॉर्म हुई जिसने क्या किया, पूरा चेंज कर दिया। कई सारे प्रोपेगेंडा अपने रखे लोगों के सामने, लोगों को पसंद आया, पावर में आया, वो प्रेसिडेंट ने उसको सारी पावर दे दी। फर्दर फिर उसने डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश करना स्टार्ट करा। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट थे उनको हटाया। लोगों को फिर से क्या कहते हैं, परेशानियां झेलनी पड़ी, जो भी उसके अगेंस्ट जा रहा है, जुडिशरी हो गया, लॉ हो गया, मीडिया हो गया, या जो भी आर्मी, जो जिस पे कंट्रोल करना था, जिन पैरामीटर्स उसमें उसने कंट्रोल जमाया अपना, और पूरी तरीके से बदलाव ले आया, चेंजेस ले आया। डिक्टेटरशिप पूरी तरीके से इसने, क्रूअल एक होती है डिक्टेटरशिप, होती है क्रूअल डिक्टेटरशिप, वो यहाँ पे हमें देखने को मिली। कंसंट्रेशन चेम्बर्स में डाल दिया जाता था, कैंप्स में, कम्युनिस्ट को। ठीक है,
डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट तो कर ही दी थी इसने, ठीक है जी। पहले लोगों को विश्वास जगाया कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, करा इसने, कई सारी टेरिटरीज इसने कैप्चर कर ली थी अपने टाइम पे, ठीक है। बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो सारी चीज़ें फिर वापस देनी पड़ गई थी, वो बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई उस समय, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे को रिवर्ट करेंगे। ओके।